देवताओं के विरुद्ध अध्याय 216 से 220। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 216 पूर्ण विजय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 216 पूर्ण विजय। अपनी तलवार के वार से उसने यूचे के बल विस्फोट को नष्ट कर दिया। फिर जैसे ही उसने यूचे के कंधे की ओर वार किया, जियोनान के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। इस तलवार की धार बारीक स्टील को भेदने के लिए पर्याप्त थी। उसे 10,000% यकीन था कि जिस क्षण ये झटका लगेगा, यूचे का कंधा आसानी से तिरछा हो जाएगा। उसने महसूस किया कि उसकी विंड स्पिरिट तलवार ने यूचे द्वारा उत्पन्न बल को काट दिया, उसके शरीर और उसके कपड़ों की रक्षा करने वाली गहन ऊर्जा को काट दिया, और फिर उसने उसके शरीर पर वार किया। उसके होठों का उभार धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन एक ही पल में उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से कठोर हो गई। जैसे ही उसकी विंड स्पिरिट तलवार उसके मांस में घुसी, यूचे के बाएं कंधे से खून बिखर गया। हालांकि विंड स्पिरिट तलवार भी उस स्थिति में स्थिर थी और अब आधा इंच गहरा छेद करने में सक्षम नहीं थी, जैसे कि मांस की आधी उंगली चौड़ाई मूल रूप से एक अविनाशी 10,000 साल पुराना गहरा लोहा था। क्या जियोनान पूरी तरह से हैरान था, जैसे कि वह अपनी धारणा पर विश्वास करने में असमर्थ हो। और यूचे का विस्फोटक जवाबी हमला भी इसी समय आया। जैसे ही उसकी भारी तलवार चलती थी, 30 मीटर के क्षेत्र में आसपास की हवा मजबूत क्षैतिज स्विंग से हिल जाती थी। तेज हवा के प्रवाह के कारण जियोनान के पूरे शरीर पर बाल खड़े हो गए। बिना सोचे समझे उसने सबसे तेज गति से अपनी तलवार खींच ली और अपनी पूरी ताकत के साथ लगभग 30 मीटर की दूरी तक पीछे हट गया। फिर वह जोर से हौंफने लगा और उसने सदमे से भरी अभिव्यक्ति के साथ यूचे के कंधे की ओर देखा। यूचे के बाएं कंधे पर खून का एक छोटा सा धब्बा धीरे धीरे उसके कपड़ों पर फैल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये फैलना बंद हो गया था। खून के धब्बे से उसकी चोट गंभीर नहीं लग रही थी और घाव से खून बहना पहले ही पूरी तरह से बंद हो चुका था। जियोनान की आंखों का कोना लगातार हिल रहा था। उसने उस एक हमले में लगभग अपना सब कुछ लगा दिया था और उस हमले के साथ समन्वय करने के लिए एक प्रोफाउंड हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था। अतुलनीय रूप से तेज विंड स्पिरिट तलवार जब किसी विशाल चट्टान या स्टील को भी सीधे छेदने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो टोफू के टुकड़े की तरह आसानी से घुस जाती है। हालांकि वही तलवार उसके शरीर में नहीं घुसी और यहाँ तक कि उसकी हड्डी भी अछूती नहीं रही। उसके हमले से केवल एक साधारण मांस का घाव हुआ था। ये सिर्फ वह नहीं था, यहाँ तक कि लिंग वगौ सहित पूरे दर्शकों ने, जिन्होंने पूरी बातचीत को सबसे स्पष्ट रूप से देखा था, अविश्वास से भरी अभिव्यक्ति थी। उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से जियोनान की पूरी ताकत से यूचे के शरीर पर वार को देखा था। जहाँ तक तलवार की धार की बात है, भले ही लक्ष्यात्मक गहन क्षेत्र के शिखर पर गहन ऊर्जा रक्षा के साथ खुद की रक्षा करना था, फिर भी उसके भेदे जाने की संभावना थी। लेकिन यूचे, जिसके पास केवल सच्चे गहन क्षेत्र की ताकत थी, को स्पष्ट रूप से केवल एक मांस का घाव मिला था। क्या चल रहा है? जियो कुंग्युन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि यूचे ने किसी प्रकार का कवच पहन रखा है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण संभव है, जियो कुंगलेई ने कहा। स्वाभाविक रूप से यूचे ने अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पहना था और उसके शरीर पर कपड़ों की केवल एक पतली परत थी। हालांकि उनकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा रक्षा केवल सच्चे गहन क्षेत्र में थी। उनके शरीर को बुद्ध के महान मार्ग के दूसरे चरण की सुरक्षा प्राप्त थी और इससे पहले उन्होंने अपने शरीर के भीतर ड्रैगन भगवान के रक्त को भी परिष्कृत किया था। वह नहीं था किसी भी साधारण ड्रैगन का खून, बल्कि एक वास्तविक ड्रैगन भगवान का खून। वर्तमान में यूचे के पास एक ड्रैगन की रक्त रेखा शक्ति और शारीरिक शक्ति का एक हिस्सा था, और वह पहले से ही एक वास्तविक सच्चे ड्रैगन से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। और क्या स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र में गहन ऊर्जा के साथ संचालित एक प्रोफाउंड तलवार हो सकती है एक सच्चे ड्रैगन के शरीर में घुसने में सक्षम? बिल्कुल नहीं। यूचे द्वारा अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने सच्चे गहन क्षेत्र की गहन ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में भूल जाए। भले ही उसके पास गहन ऊर्जा की वह परत नहीं थी और जियोनान को उस पर हमला करने की अनुमति देते समय वह बस सुरक्षाहीन खड़ा था, जियोनान को उपयोग करने के विचार को त्याग देना चाहिए। यूचे के शरीर में घुसने के लिए उसकी विंड स्पिरिट तलवार बुरी तलवार नहीं। यूचे ने नजर डाली, शांत भाव से उसके बाएं कंधे पर घाव किया और प्रशंसा भरे स्वर में कहा। इस हड़ताल ने उन्हें कड़ी चेतावनी भी दे दी थी। 4 प्रमुख संप्रदायों के बड़े और मजबूत होने का एक मुख्य कारण उनके संप्रदायों में मजबूत गहन कलाएं थीं।
हालांकि उनसे पहले इस जियोनान को 4 प्रमुख संप्रदायों के भाग लेने वाले शिष्यों के बीच ताकत के मामले में सबसे नीचे माना जाता था, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि उसके शरीर की अत्याचारी सुरक्षा न होती, यदि वह कोई और होता, तो वह व्यक्ति पहले ही उस प्रहार से बहुत बुरी तरह पीड़ित हो चुका होता। कहने को और कुछ न होने पर यू चे आगे बढ़ा और अपनी तलवार काट ली। भारी तलवार के प्रहार के निशानों का अनुसरण करते हुए, जैसे कि उत्पन्न वायुतरंगों को वास्तविक रूप दे दिया गया हो, जैसे ही वायुतरंगी जियोनान की ओर बढ़ी, स्थान थोड़ा विकृत हो गया। जियोनान ने पहले झटके से जल्दी ही होश में आ गया, सामने से आती लहरों को घूर कर देखा और अपनी विंड स्पिरिट तलवार को लगातार बाहर निकाला, जिससे तलवार के छायाचित्रों का एक भारी तूफान पैदा हुआ, जिससे आने वाली हवा के झोंके तेजी से तितर बितर हो गए। लेकिन जियो यू चे के एक साधारण स्लैश द्वारा उत्पन्न बल को पूरी तरह से तितर बितर करने के लिए नान को कुल मिलाकर 20 से अधिक बार स्लैश लगाना पड़ा। इस सच्चाई ने एक बार फिर जियोनान के दिल को कड़ा कर दिया। छोटे समूह के मैचों के पहले 2 राउंड में उन्होंने एक बार यूचे के मैचों पर ध्यान दिया था और उन संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को, जो यूचे द्वारा आसानी से हरा दिया गया था, तिरस्कार का घूंट बोला था। और अब उसके साथ व्यक्तिगत रूप से वार करने के बाद ही उसे स्पष्ट रूप से समझ में आया कि वे लोग हमेशा इतनी जल्दी क्यों हार जाते थे, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि यूचे के हर एक साधारण तलवार के वार में एक भयानक ताकत छिपी हुई थी। उसने युनचे के साथ केवल कुछ ही वार किए थे, लेकिन उसे जो लगातार झटके मिले थे, उससे उसके दिमाग में मानसिक बाधा जल्द ही खत्म हो गई थी। उसने एक बार फिर युनचे और उसके हाथों में विशाल पिचकाली तलवार को देखा, जैसे उसके दिल में जीत मूल रूप से असंभव थी। जैसी सोच का एक भयानक बीज तेजी से विकसित हुआ। तूफान का बाज। जियोनान ने एक गहरी सांस ली और तलवार की ऊर्जा पवन आत्मा तलवार के शीर्ष की ओर बढ़ने लगी। उस ऊर्जा का हर एक धागा एक तेज स्टील की सुई की तरह किसी की हड्डियों में गहराई तक छेद करने में सक्षम है। उसने एक लंबी चीख मारी, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार युनचे के सिर पर मारी। हालांकि युनचे ने हमले से बचने की कोशिश भी नहीं की और बस अपनी तलवार के झटके से आने वाली विंड स्पिरिट तलवार को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। बूम! हवा की लहर भारी तलवार के साथ वास्तव में एक धीमी विस्फोटक ध्वनि लेकर आई। हालांकि जियोनान ने पहले ही व्यक्तिगत रूप से यूचे की वायुतरंगों के आतंक का अनुभव कर लिया था, फिर भी वह बहुत डरा हुआ था। उसके शरीर पर एक हरी रोशनी चमकी और अपने शरीर को तेजी से घुमाते हुए उसने अपने हमले की दिशा यूचे के पैरों की ओर स्थानांतरित कर दी। हालांकि एक तरल रहित छाया की तरह यूचे की भारी तलवार तेजी से नीचे गिर गई, जिससे जियोनान के पास पूरी ताकत से पीछे हटने और खतरे से बमुश्किल बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियोनान को पूरा यकीन था कि अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी की भारी तलवार के कारण आए तूफान में बह गया होता, तो भारी चोटों के साथ बच जाना कम से कम संभव होता। भारी तलवार के भयानक प्रहार से जियोनान ये कल्पना करने में सक्षम था कि वह भारी तलवार कितनी भारी थी, और इतनी बड़ी तलवार चलाते समय उपयोगकर्ता की चालें तदनुसार धीमी होंगी और उद्घाटन और ऊर्जा खपत दोनों विशेष रूप से बड़ी होंगी। तो फिर इसके खिलाफ सबसे अच्छी रणनीति स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने के लिए गति का उपयोग करना होगा और एक निश्चित हत्या हमले से गुजरने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा। जियोनान की गहन ऊर्जा विशेषताएं पवन और बिजली थी, और इन दोनों में से उन्होंने पवन में सबसे अधिक प्रशिक्षण लिया। हेवनली ईगल आर्ट एक प्रकार की रहस्यमयी गहन कला थी जो उपयोगकर्ता को उसकी शारीरिक गति में भारी वृद्धि करने की अनुमति देने में सक्षम थी। प्रारंभ में जियोनान ने यूचे से निपटने के लिए तेजी से बढ़ती गहन गति कौशल और एक हल्की और तेज तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि जब यूचे इतनी भारी तलवार चला रहा था, तब भी उसकी गति उसकी तुलना में थोड़ी भी कम नहीं थी, तब भी जब उसने अपने गहन आंदोलन कौशल को सक्रिय किया था। यह अभी भी ठीक था, लेकिन फिर भी उसकी गति उसकी तलवार चलाने की कला उससे पूरी तरह ऊपर थी। भले ही वह एक पल में कई वार करने में असमर्थ था, सुस्ती से लेकर अपनी तलवार को पूरी तरह से मुक्त करने और छोड़ने से लेकर अपनी तलवार को वापस खींचने तक, ये सब कुछ ही समय में हुआ, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि मूल रूप से ऐसा नहीं था। तलवार में भारीपन का हल्का सा संकेत। जियोनान ने दर्जनों बार हमला किया और उन सभी को यूचे के एक आकस्मिक झटके से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। न केवल हमले अप्रभावी थे, जियोनान को बार बार थककर पीछे हटना पड़ा ताकि किसी भी खतरे को उस पर पड़ने से रोका जा सके। हालांकि भारी तलवारों की ताकत बहुत अधिक थी, फिर भी एक बड़ी कमजोरी भी होनी चाहिए, है ना? इतनी भारी तलवार चलाने के बावजूद भी इस व्यक्ति के चेहरे पर एक भी छेद क्यों नहीं था? जियोनान का माथा पसीने से भीग गया था। फिर वह चुपचाप दांत पीसकर मुस्कुराया।
स्वर्गीय ईगल असीमित हड़ताल। जियोनान ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसके पीछे एक चील की छाया दिखाई दी और एक हवाई हमले के साथ उसने यूचे की छाती को छेद दिया। ये वह प्रहार था जिसका इस्तेमाल उसने पहले यूचे के बल विस्फोट को तितर बितर करने के लिए किया था। अपने दिल में वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि पहली बार वह यूचे को झटका देने में कामयाब होने का कारण आश्चर्य का तत्व था और दूसरी बार शायद ही पहली बार की तरह प्रभावी होगी। हालांकि जितनी देर उसने यूचे का सामना किया, उतना ही अधिक उसे अपने दिल में शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। वह जिस चीज पर भरोसा कर सकता था वह केवल ये हड़ताल थी। RIIIP विंड स्पिरिट तलवार ने हवा को अलग कर दिया और जगह को अलग कर दिया, जिससे गिरते ही कान छिदवाने वाली चीख निकली। यह एक ऐसा प्रहार था जो ऊर्जा के विस्फोट को भी छिन्न भिन्न करने में सक्षम था। चूंकि उसने पहले इसका अनुभव किया था, यूचे को तुरंत इससे बचना चाहिए और बगल से जवाबी हमला करना चाहिए। हालांकि यूचे अभी भी दूर जाने के किसी भी इरादे के बिना अपनी मूल स्थिति पर खड़ा था। उसने जोर से अधिपति की विशाल तलवार उठाई और उदासीनता से कहा, आप मेरे इस प्रहार को काटने का प्रयास क्यों नहीं करते? इस प्रहार में यूचे ने अपनी 60% शक्ति का प्रयोग किया। यदि हम उस पहले की हड़ताल को भयंकर आंधी कहें, तो ये हड़ताल एक पूर्ण तूफान थी। जियोनान की ताकत के साथ वह भयंकर तूफान को पार करने में सक्षम था। हालांकि जब तूफान का सामना करना पड़ा, तो टुकड़ों में बिखर जाना ही एकमात्र संभावित निष्कर्ष था। विंड स्पिरिट तलवार की ऊर्जा और शक्ति एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गई और तलवार के ब्लेड से एक कांपती हुई गूंज उत्पन्न हुई। जियोनान की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। जैसे ही उसने अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकाली, उसका नीचे की ओर झुकता हुआ शरीर अचानक घूम गया, लेकिन वह अभी भी यूचे के प्रहार से उत्पन्न बल के खिलाफ खुद को पूरी तरह से बचाने में असमर्थ था। उनकी गहन सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर होती गई और अंत में वे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ऊर्जा का वह बल जो अभी नष्ट नहीं हुआ था, उसके शरीर पर फूट पड़ा और उसके पूरे शरीर में जोरदार कंपन हुआ। जियोनान 30 मीटर दूर जमीन पर गिरा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और खून का एक कौर बाहर की ओर बह रहा था, जो धीरे धीरे उसके होठों के कोनों से नीचे बह रहा था। उस समय पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और जियो संप्रदाय के सभी 6 लोग भयभीत चेहरे के साथ खड़े हो गए। यूचे ने एक और झटका देने का मौका नहीं लिया और बस अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा। और इस समय हर कोई यह जानकर हैरान था कि इस पूरे मैच के दौरान उसके दोनों पैर पूरे मैच में एक ही स्थिति में थे। समय और जरा भी नहीं हिला। जियोनान की अभिव्यक्ति भयावह थी क्योंकि वह जोर से हाँफ रहा था। हालांकि दूसरी तरफ यूचे की सांसें स्थिर थी और उसकी शांत अभिव्यक्ति अटूट थी। वह बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। जियोनान के होठों का कोना हिल गया और अंत में उसका हाथ अभी भी जमीन पर गिर गया। जितना मैंने सोचा था आप उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मैं हार स्वीकार करता हूँ, जियोनान ने उदास होकर कहा। जितनी मैंने कल्पना की थी, आप उससे भी थोड़े अधिक मजबूत हैं। यूचे अपने बाएं कंधे पर लगे घाव को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। यूचे के शब्दों को सुनकर जियोनान के दिल में वास्तव में संतुष्टि की हल्की सी भावना थी और यहाँ तक कि उसके दुखद नुकसान से निराशा भी काफी हद तक हल्की हो गई थी। उसने अपना सिर उठाया और यूचे को मुस्कुरा दिया। जियोनान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के यूचे ने जीत हासिल की। वह कल एलिमिनेशन राउंड के 16वें राउंड में प्रवेश करेंगे। जब यह परिणाम सामने आया, स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना जो कुछ समय तक शांत था, उसकी जगह एक बार फिर हलचल ने ले ली। हर एक जोड़ी की आंखें यूचे को देखती रहीं, जो सुरक्षित रूप से मंच से नीचे चल रहे थे, जब तक कि उनकी आंखें लंबवत नहीं हो गईं। ये सही है। ये व्यक्ति, जिसके पास वहां भाग लेने वाले सभी शिष्यों में से सबसे कमजोर गहन शक्ति थी, ने एक बार फिर जियो संप्रदाय के एक शिष्य को आसानी से हरा दिया था और शीर्ष 16 में प्रवेश कर गया था। छोटे भाई नान, निराश मत हो। यदि उसने उच्च श्रेणी का कवच नहीं पहना होता, तो आप अपने दूसरे वार से जीत जाते। दुर्भाग्य से मैं समूह 2 से संबंधित हूँ, अन्यथा मैं आपसे प्रतिशोध लेने में सक्षम हो सकता था। जियो कुंगली ने जियोनान के कंधों को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। नहीं, जियोनान ने अपना सिर हिलाया। उसने किसी भी प्रकार का कोई कवच नहीं पहना हुआ था। उसने मूलतः अपने शरीर से उस प्रहार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। उसका शरीर ऐसा था मानो स्टील का बना हो। क्या? जियो कुंगली ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने जियो कुआंग्यू से नजरें मिलाईं और दोनों ने हैरान करने वाले भाव प्रकट किए। जूनियर ब्रदर यू, क्या आप ठीक हैं? क्या आपकी चोट भारी है? जैसे ही यूचे नीचे आया, कैंग्यू चिंता और व्यग्रता से भरी अभिव्यक्ति के साथ उसका स्वागत करने के लिए उसके पास गया।
उसके हाथों में बड़ी मात्रा में दवाएं और प्रोफाउंड रिकवरी पैलेट्स थे, जिन्हें उसने बहुत पहले से तैयार किया था। मैं ठीक हूँ, युनचे बिना किसी परवाह के हंसे। ये सिर्फ एक मांस का घाव है और इससे खून बहना पहले ही बंद हो चुका है। इसका इलाज किसी दवा से करने की जरूरत नहीं है, सूरज डूबने से पहले ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये शब्द निश्चित रूप से युचे के अतिशयोक्ति नहीं थे, चूंकि वह बुद्ध के महान मार्ग के दूसरे चरण में पहुंच गया था। इस तरह का हल्का घाव कुछ ही मिनटों में पर्याप्त हद तक ठीक हो जाएगा। हालांकि कैंग्यू स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से अपनी चिंता से मुक्त नहीं होगी। अंत में युनचे को अभी भी उसने एक तरफ खींच लिया था। उसने सावधानी पूर्वक उसके घाव पर कुछ दवा लगाई और उसके चारों ओर पट्टी लपेट दी। स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना में दूसरा मैच शुरू हो चुका था। दो प्रतियोगी क्रमशः हेवनली स्वॉर्ड विला से लिंगजी और हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले से म्यूजियोंगी थे। पहला स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर था, जबकि बाद वाला स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर था। अकेले गहन स्तरों के आधार पर बाद वाला 4 प्रमुख संप्रदायों के बाहर सबसे मजबूत शिष्य था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 217 असहनीय सीमा तक बदमाशी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 217 असहनीय सीमा तक धमकाना। 4 प्रमुख संप्रदायों के बाहर यदि 5वें संप्रदाय को चुनने की आवश्यकता थी, तो हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस, जिसके नाम से पूरे उत्तर में हड़कंप मच गया था, को विभिन्न संप्रदायों में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त था। हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले में 2 सर्वोच्च तकनीकें थी, एक थी हेवनली स्पीयर और दूसरी थी थंडरफायर। इस बार हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस भी अंतिम 32 रैंकिंग में 2 शिष्यों के साथ अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहा था, और दोनों शिष्य स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर भी थे। उनकी औसत ताकत रैंकिंग टूर्नामेंट के सामान्य स्तर से कहीं अधिक थी और सभी प्रतिस्पर्धी संप्रदायों में से ये केवल 4 प्रमुख संप्रदायों से कमजोर थी। 32 के राउंड में उनका पहला प्रतिद्वंद्वी 4 प्रमुख संप्रदायों का सदस्य था, इसलिए मूल रूप से म्यूजियोंगी के दिल में एक तंग भावना थी। हालांकि लिंगजी की ओर देखते हुए, जो केवल 16 वर्ष का था और केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर था, उसने राहत की बड़ी सांस ली और प्रसन्न तरीके से हंसा। हे, ये लिंगजी स्पष्ट रूप से अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ है अगले रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए। यह मैच मेरा जीतना तय है। सावधान रहना बेहतर है। हेवनली स्वॉर्ड विला के शिष्यों की ताकत को केवल उनकी गहन शक्ति के स्तर से नहीं आंका जा सकता। म्यूजियो ने ज्ञान, जो शीर्ष 32 रैंक में भी प्रवेश कर चुका था, ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, आराम करो बड़े भाई। अगर मैं स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर भी एक बच्चे को नहीं हरा सकता, तो मैं भाले के वार से खुद को भी मार सकता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। म्यूजियो ने गई जोर से चिल्लाते हुए स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना में कूद पड़े। उसके मजबूत दाहिने हाथ के झूले के साथ एक कांस्य लंबा भाला जो 9 फुट लंबा था, नाचता हुआ बाहर आया और लिंगजी की ओर इशारा किया। हेवनली स्पीयर थंडरफायर उत्तर के म्यूजियोंगी का किला। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा भाषण। लिंगजी ने किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय होने वाली घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि हंसी से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपना हथियार अंतरिक्ष विभाजन तलवार वापस ले लिया। ये तलवार एक उच्च श्रेणी का अर्थ प्रोफाउंड हथियार था, जिसे उसने 1 महीने पहले ही स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस से प्राप्त किया था। भले ही इसकी तुलना अर्थ प्रोफाउंड वेपन्स के बीच अतुलनीय रूप से दुर्लभ स्काई प्रोफाउंड तलवार से नहीं की जा सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से विस्मयकारी ताकत वाले सबसे अच्छे हथियारों में से एक था। एल्डर लिंग, हम अब शुरू कर सकते हैं, लिंगजी ने कहा। अच्छा, लिंग वगो ने सिर हिलाया। हेवनली स्वॉर्ड विला के शिष्य लिंगजी बनाम हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस म्यूजियोंगी मैच शुरू। म्यूजियोंगी ने सबसे पहले हमला किया। अपनी हरकतों में बिना किसी रोक टोक के सीधे तरीके से एक भाला निकल गया। हवा में तेज आवाज के साथ भाले की नोक अचानक हमला करने वाले सांप की तरह लिंगजी के गले की ओर दब गई। लिंगजी की आंखें सिकुड़ गईं। अंतरिक्ष को विभाजित करने वाली तलवार एक भेदी गति में सीधे लंबे भाले की ओर चली गई। गहन ऊर्जा टकरावों की खड़खड़ाहट और धमाकों की आवाजें हवा में गूंज उठी। तलवार की छाया और भाले की नोक कुछ ही सांसों के भीतर दसियों बार एक साथ टकराए, जैसे गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने उपस्थित लोगों के कानों को झकझोर दिया। तलवार एक भयंकर बाघ के समान थी, भाला एक जहरीले अजगर जैसा था। ड्रैगन और बाघ के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया। पलक झपकते ही कुछ 100 हमले हुए और गतिरोध में कोई भी पक्ष दूसरे पर हावी नहीं हो सका। ये लिंगजी वास्तव में उत्कृष्ट है, ये सोचने के लिए कि वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है जिसकी गहन ताकत किसी नुकसानदेह स्थिति में आए बिना इतने लंबे समय तक उससे 2 स्तर अधिक है।
कैंग यू प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। युनचे की नजर तलवार प्रवचन क्षेत्र से हट गई और शांत भाव से कहा, वरिष्ठ बहन, ये वास्तव में आपके द्वारा कही गई बात के विपरीत है। ये कहा जाना चाहिए कि म्यूजियोंगी बहुत उत्कृष्ट हैं। वह वास्तव में लिंगजी की तलवार के कई हमलों का सामना कर सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगजी उदार हो रहे हैं, अन्यथा म्यूजियोंगी बहुत पहले ही हार गई होती। आह, कैंग यू ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और उसका पूरा चेहरा आश्चर्य से भर गया। यूचे ने पहले लिंगजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भले ही ये केवल 3 तलवार के वार की छोटी सीमा के लिए था, यह उसके लिए आमतौर पर लिंगजी की असली ताकत के बारे में एक मोटा अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने धीरे से कहा, स्वर्गीय तलवार विला की तलवार तलवार के इरादे में मजबूत है, न कि केवल तलवार गहरी ताकत से सक्रिय होती है। अभी लिंगजी केवल तलवार के रूपों पर भरोसा कर रहे हैं और म्यूजियोंगी के बराबर लड़ सकते हैं, जो गहन ताकत में उनसे 2 स्तर अधिक है। यदि लिंगजी ने अपनी तलवार का इरादा प्रकट किया, तो म्यूजियोंगी अनिवार्य रूप से बहुत जल्दी हार जाएगा। यूचे के शब्द जल्दी ही पूरे हो गए। तलवार के भाले से कुछ 100 बार टकराने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि लिंगजी ने अपना धैर्य खो दिया है। उसकी आंखों में नजरिया थोड़ा थोड़ा बदल गया और जिस तलवार से उसने वार किया उसकी परछाइयां और अधिक क्षणभंगुर हो गईं। अंत में तलवार की परछाइयां वास्तव में अब और नहीं देखी जा सकती थी और केवल छोटी छोटी बात की छवियों की एक धुंधली झलक थी जो न तो यहाँ थी और न ही वहाँ थी। यदि कोई तीसरा पक्ष इस परिवर्तन को देखता तो उन्हें केवल आश्चर्य होता, लेकिन म्यूजियोंगी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनका प्रतिद्वंद्वी अचानक किसी और में बदल गया हो। जब भी वह अपनी पूरी ताकत से अपने भाले पर वार करता था तो उससे हिलने की आवाज आती थी। हालांकि जब इसने लिंगजी की तलवार पर प्रहार किया तो ये पहले की तरह तेज गूंजने वाली आवाज नहीं करती थी। इससे केवल हल्की डिंग ध्वनि हुई और फिर उसने अपने भाले में जो बल लगाया वह गायब हो गया और उसके कभी वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से उसकी ताकत गायब हो गई थी, वह उससे बचाव नहीं कर सका। उसके जोर में खालीपन का एहसास उसे बहुत असहज कर गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये था कि उसकी दृष्टि अब लिंगजी की तलवार की छाया के स्थान को नहीं समझ पा रही थी। यहाँ तक कि तलवार की घुमाव भी अब सुनाई नहीं दे रही थी, मानो लिंगजी के हाथों की तलवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हो। म्यूजियोंगी घबराए नहीं और लिंगजी की तलवार की छाया पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी सारी गहन शक्ति का भंडार मुक्त कर दिया। उसके भाले का बल और भी भयंकर हो गया। एक प्रकाश किरण के समान तेज 9 फुट लंबा भाला एक क्रोधित बार ड्रैगन की तरह उड़ रहा था और एक ही समय में लड़खड़ाना। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत लिंगजी को अपने भाले के बल से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, जो कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। उसकी कलाइयों के एक झटके से अंतरिक्ष को विभाजित करने वाली तलवार एक फुर्तीले सांप की तरह थी जो मुड़ और मुड़ सकती थी। इसने भयंकर गहन ऊर्जा तूफान में प्रवेश किया, भाले की छाया की कई परतों को छेद दिया और सीधे म्यूजियोंगी को छेद दिया। रेप रेप म्यूजियोंगी की गहन ऊर्जा रक्षा आसानी से टूट गई थी। अत्यधिक दर्द के साथ उसकी छाती के सामने 2 और घाव थे जो हड्डी को देखने के लिए काफी गहरे थे, और म्यूजियोंगी यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ था कि लिंगजी कब उसकी छाती पर हमला करने के लिए काफी करीब था। म्यूजियोंगी का दिल बहुत सदमे में था। एक तेज दहाड़ के साथ उसने 1000 सैनिकों को खत्म करने के लिए इतना जोरदार झटका मारा और लिंगजी को बहुत दूर भागने पर मजबूर कर दिया। वह हवा में आगे की ओर ऊंचा उछला। उसकी दाहिनी भुजा में शक्ति भर गई और उसने जोर से भाला उछाला। लंबा भाला क्षण भर के लिए एक धूमकेतु में बदल गया जो बिजली की तरह तेज था। इसने लिंगजी की ओर एक झटके के साथ गोली चलाई जिससे दर्शक चिंतित हो गए। ये हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस की अंतिम तकनीक है। हेवन राइजिंग स्पीयर। कई दसियों मीटर की दूरी से अलग होकर दर्शक इस भाले के प्रहार की अद्भुत शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इस भाले के वार से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, भले ही वे स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर हो, उन्हें संभवतः अपना आधा जीवन बर्बाद करना होगा। लिंगजी जल्दी से पीछे हट गए लेकिन पूरी तरह बच नहीं पाए। अनगिनत लोगों की हौंफने के बीच उसने एक ही तलवार की चाल से आने वाले लंबे भाले पर प्रहार किया। डिंग। कोई तेज टकराने की आवाज नहीं थी। जब अंतरिक्ष को विभाजित करने वाली तलवार लंबे भाले से टकराई तो केवल गुनगुनाहट की हल्की सी आवाजें ही मुश्किल से सुनी जा सकी। पुनर्निर्देशन कला का एक अच्छा प्रदर्शन। लिंग यूफिग ने प्रशंसा में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक दुर्लभ सामग्री की अभिव्यक्ति भर गई। लिटिल जीना केवल मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है, उसका साहस भी बुरा नहीं है। जब मैं उनकी उम्र में था तो मैं ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता था। लिंग यून ने मुस्कुराते हुए कहा।
तलवार के इरादे की एक मूसलाधार मात्रा विस्फोटक गहन ऊर्जा से भरे हुए लंबे भाले को मजबूती से चूसते हुए बाहर निकल आई। इसके बाद स्पेस स्प्लिटिंग तलवार ने लिंगजी के सामने एक विशाल अर्ध गोलाकार चाप में लंबे भाले का नेतृत्व किया। इस बार हेवन राइजिंग स्पीयर तकनीक का भाला बिंदु दिशा में उलट गया और हक्का बक्का म्यू जियोंगी की ओर चला गया। टकराना। स्वॉर्ड डिस्कोर्स एरिना में बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े और धूल उड़ रही है। लंबे भाले को म्यू जियोंगी के पैरों के नीचे बुरी तरह से ठोक दिया गया था। भाले का पूरा शरीर मंच में धंस गया, जिससे कई फीट लंबा चीरा लग गया। म्यू जियोंगी 2 कदम पीछे हट गया और अपने बट के बल फर्श पर बैठ गया, क्योंकि उसके माथे से ठंडा पसीना रिस रहा था। यदि पिछले भाले की दिशा थोड़ा और आगे की ओर होती, तो उसके शरीर में एक अतिरिक्त छेद होता। मैं हार स्वीकार करता हूँ। म्यू जियोंगी में अब युद्ध करने की इच्छा शक्ति नहीं रही। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वह डर से कांप रहा था। हे, तुमने मुझे जीतने दिया। लिंगजी ने अपनी तलवार वापस ले ली। वह अपने आप से बहुत प्रसन्न था। हेवनली स्वॉर्ड विला की लिंगजी जीत गई और कल के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश करेगी। ये परिणाम कई लोगों की उम्मीदों से परे था, लेकिन इससे भी अधिक लोगों को लगा कि यह स्वाभाविक था। युनचे ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में खुद से कहा, इसी तरह 4 प्रमुख संप्रदायों से और समान स्तर की गहरी ताकत से, लेकिन फिर भी उनकी असली ताकत में इतना बड़ा अंतर है। स्वर्गीय तलवार के योग्य विला। वह जिन 2 लोगों के बारे में बात कर रहा था, वे स्वाभाविक रूप से जियो संप्रदाय से जियोनान और हेवनली स्वॉर्ड विला से लिंगजी थे। वे दोनों स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर थे और फिर भी उनकी वास्तविक ताकत के बीच का अंतर अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। 32 का राउंड आगे बढ़ता रहा। एक सुबह में ग्रुप 1 के मैच पूरे हो गए। दोपहर में ग्रुप 2 के मैच शुरू हुए। यदि कोई सीधी तुलना करे तो ग्रुप 2 के मैच ग्रुप 1 के मुकाबलों की तुलना में कहीं अधिक गहन और रोमांचक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि समूह 2 की कुल ताकत समूह 1 की कुल ताकत से काफी अधिक थी। शाम हो चुकी थी जब 32 का राउंड पूरी तरह समाप्त हो गया। अगले दिन के एलिमिनेशन राउंड के लिए 16 प्रतिभागियों का फैसला हो चुका था। 4 प्रमुखों में से संप्रदाय जियोनान के अलावा, जिन्हें यूचे ने हराया था, अन्य 11 शिष्यों ने शीर्ष 16 में प्रवेश किया, पूरी तरह से शीर्ष 16 में से 2/3 पर कब्जा कर लिया। आज की प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद अगले दिन के 16वें राउंड की व्यवस्था को स्वॉर्ड डिस्कोर्स एरिना के मध्य में गहरे पत्थर पर भी प्रदर्शित किया गया था। अगले दिन जिस प्रतिद्वंद्वी युनचे का सामना करना था, वह उत्तर में उसी हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले से आया था, जिसका प्रतिद्वंद्वी लिंगजी ने आज सामना किया था। म्यू जियोंगी। आज की प्रतियोगिता से आप देख सकते हैं कि म्यू जियोंगी की विशेषता म्यू जियोंगी से बिल्कुल अलग है। म्यू जियोंगी हेवनली स्पीयर में माहिर है, जबकि म्यू जियोंगी थंडरफायर में माहिर हैं। स्वर्गीय भाले की तुलना में थंडरफायर को विकसित करना बहुत कठिन है, लेकिन इसकी शक्ति भी स्वर्गीय भाले से कहीं अधिक है। रैंकिंग टूर्नामेंट आग्नेयास्त्रों सहित किसी भी हथियार के उपयोग की अनुमति देता है। म्यू जियोंगी जिसके शरीर पर थंडरफायर है, वह अपने शरीर पर 10 अलग अलग आग्नेयास्त्रों और बमों को छुपाता है। उसके हमले अनगिनत बार आते हैं और यहाँ तक कि पूरी तरह से तैयार सुरक्षा को भी ध्वस्त कर देते हैं। कल तुम्हें निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। आज के मैच में यूचे ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की, जिससे निस्संदेह किन बुशान खुशी से झूम उठे। हालांकि ये देखकर कि अगले दिन का प्रतिद्वंद्वी म्यू जियोंगी था, वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। म्यू जियोंगी की तुलना में वह इसके विपरीत ये पसंद करेगा कि प्रतिद्वंद्वी 4 प्रमुख संप्रदायों में से कोई हो, क्योंकि यह म्यू जियोंगी के हमले के तरीके बहुत ही भयावह थे। बस थोड़ी सी असावधानी आपको अपंग बनने का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के लिए इतनी चमकीला सितारा अनिवार्य रूप से धुंधला हो जाएगा। निश्चिंत रहे पैलेस चीफकिन, मैं इतनी आसानी से घायल नहीं होऊंगा। साथ ही मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठी। कल मैं हमेशा की तरह जीतूंगा, बस आप देखते रहिए। हाँ, अच्छा। किन वुशांग हंसे। युनचे ने अभी भी अगला मैच खत्म नहीं किया था और उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बार फिर युनचे को कमतर आंका था। उसने अब यह नहीं सोचा था कि यूचे के लिए इस कदम पर रुकना निश्चित है, बल्कि वह आशा और उम्मीद से भरा हुआ था। वह देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। क्या वह शीर्ष 8 में प्रवेश कर सकता है, या शायद 4 प्रमुख संप्रदाय के एकाधिकार को भी तोड़ सकता है और शीर्ष 4 में प्रवेश करने का चौंकाने वाला गौरव प्राप्त कर सकता है। आज की प्रतियोगिता के अंत में ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के चारों खिलाड़ी अपने प्रांगण में लौट आए। यहाँ पहले से ही 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अधिक सटीक रूप से वे अकेले यूचे का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों में से एक अधेड़ उम्र का प्रभावशाली व्यक्ति था।
अन्य 2 युवा थे जो आज के प्रतियोगिता स्थल में उपस्थित हुए थे। एक म्यू जियोंगी था जिसे लिंगजी ने हराया था, दूसरे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था और अगले दिन के 16वें राउंड में प्रवेश कर लिया था। वह अगले दिन म्यू जियोनेग्यान के लिए यूचे का मैच था। यूचे को देखने के बाद वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति धूमकेतु की तरह तेजी से बड़े कदमों से चला और यूचे से कहा, मैं हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस का वर्तमान फोर्ट मास्टर म्यू तियानबे हूँ। अभिमानपूर्ण होने के जोखिम पर मेरे पास माननीय युवा मास्टर युन के साथ चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। म्यू तियानबे की शक्ल अशिष्ट थी, उनमें स्वाभाविक रूप से गहरा अहंकार था। आखिरकार जमे हुए उत्तर के विस्तार में हेवनली स्पीयर थंडरफायर किला निस्संदेह प्रमुख शक्ति था। इसके फोर्ट मास्टर के रूप में ये कहा जा सकता है कि वह वहां एक हाथ से आकाश को भी ढक सकता था और कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। संपूर्ण ब्लू विंड साम्राज्य की सीमाओं के भीतर हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले की प्रतिष्ठा मूल रूप से 4 प्रमुख संप्रदायों के बाद दूसरे स्थान पर थी। वह आया और सीधे यूचे से पूछा, जहाँ तक किन वुशान की बात है जो उनके साथ थे और यहाँ तक कि राजकुमारी कैंग यू की भी, उन्होंने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। वह उस प्रकार का अहंकारी व्यक्ति था जो स्वयं को कानूनों और यहाँ तक कि स्वर्ग से भी परे मानता था। किन वुशान के माथे पर शिकन दिखाई दी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूचे आगे बढ़े और पूछा, तो ये प्रतिष्ठित फोर्ट मास्टर म्यू है। फोर्ट मास्टर म्यू को इस जूनियर के साथ क्या चर्चा करनी है? ये बहुत सरल है। म्यू तियानबे ने सीधे यूचे की ओर देखा। मैंने कुछ दिनों के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट में यंग मास्टर युन का प्रदर्शन देखा है और मेरा दिल आह भर रहा है प्रशंसा। यंग मास्टर यू की प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के संबंध में भले ही वह 4 प्रमुख संप्रदायों में से थे, ऐसे कुछ ही शिष्य हैं जो बराबरी कर सकते हैं। केवल एक छोटे से ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के साथ बने रहना मोती को गाड़ने जैसा है। मेरे स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, भले ही किन वुशान के पास और भी बेहतर आत्मसंयम हो, फिर भी वह बड़े क्रोध से उत्तेजित हो जाएगा। आपकी नींव को कमजोर करना एक बात थी, लेकिन यह म्यू तियानबे अपनी और राजकुमारी कैंग यू की उपस्थिति में ऐसा करने के लिए आगे बढ़ गया। उन्होंने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के प्रति अपनी अवमानना को छुपाया भी नहीं और ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस या शाही परिवार के प्रति कोई सम्मान भी नहीं दिया। ये बस असहनीय हद तक बदमाशी थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 218, एक त्वरित और निर्णायक लड़ाई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 218, एक त्वरित और निर्णायक लड़ाई। भले ही म्यू तियानबे आमंत्रित कर रहे थे, उनकी आवाज का लहजा अहंकार और जबरदस्ती से भरा था, जिसका एक बड़ा निहितार्थ ये था कि उन्होंने आपको स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि वह आपके बारे में बेहतर सोच रहे थे और आपको कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, आपके चेहरे पर आंसुओं के साथ। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के प्रति तिरस्कार और भी अधिक गंभीर था। यूचे को महसूस हुआ कि उसके बगल में बैठे किन वुशान का गुस्सा बढ़ रहा है और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं आभारी हूँ कि फोर्ट मास्टर म्यू मेरे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन मेरा मानना है कि फोर्ट मास्टर म्यू पहले से ही जानता है कि मैं यूचे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य हूँ। मेरे पास फिलहाल छोड़ने का विचार नहीं है, इसलिए फोर्ट मास्टर म्यू के दयालु निमंत्रण के कारण मैं केवल मना कर सकता हूँ। म्यू तियानबे ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना उत्तर दिया, युवा मास्टर युन, निश्चित रूप से आपके लिए ऐसी दृढ़ता रखना अच्छी बात है, लेकिन निर्णय लेने से पहले आपको इस पर विचार करना चाहिए। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस सामान्य लोगों के लिए एक गहन खेती का मैदान मात्र है और साम्राज्य में महान गहन अभ्यास करने वाली ताकतों के बीच इसे औसत के रूप में भी स्थान नहीं दिया जा सकता है। यदि शाही परिवार की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, तो वे निम्न कहलाने के योग्य भी नहीं हैं। जब विरासत, संसाधनों और कलाओं की बात आती है, तो मेरे स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले और उनके बीच का अंतर उतना ही बड़ा है जितना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप जैसे चमकदार मोती के लिए केवल ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के भीतर बहुत कुछ सुधार करना असंभव होगा। अंत में आप भी शायद उनके जैसे साधारण प्राणी बनकर रह जाएंगे। म्यू तियानबे, अपने शब्दों पर ध्यान दें। किन वुशान ने उग्र स्वर में बात की, लेकिन पहले इस प्रमुख किन, क्या मेरी कोई बात गलत थी? म्यू तियानबे ने अंततः किन वुशान पर एक नजर डालने की जहमत उठाई और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, इतने वर्षों के बाद क्या ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस ने कभी एक यादगार टॉप रेटेड शिष्य का पालन पोषण किया है? जहां तक जूनियर युन की बात है, उसे कहीं और से आना चाहिए था। नहीं, जूनियर युन का प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन बहुत खराब है। वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपका ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस रखने के योग्य हो।
इसके बजाय यह इस प्रतिभा को बर्बाद और दफन कर देगा जिसमें भविष्य में प्रमुखता हासिल करने की क्षमता है। लेकिन यह अलग होगा अगर वह मेरे स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में आए। हम उसे सर्वोत्तम संसाधन और विरासत में मिली बेहतरीन कलाएं प्रदान करेंगे। 3 साल के बाद मुझ में मू तियानबेई में इतना आत्मविश्वास है कि मैं उसे रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 3 रैंक तक पहुंचा सकता हूं और उसे इस दुनिया में प्रसिद्ध कर सकता हूं। युवा मास्टर यून, एक व्यक्ति अंततः अपना जीवन अपने लिए जीता है। तथाकथित व्यक्तिगत वफादारी के लिए अपनी संभावनाओं और भविष्य में बाधा न डालें। इतना महत्वहीन ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस आपके रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त जगह नहीं है। किन वुशान का क्रोध बेतहाशा बढ़ गया। वह चाहता था कि वह अपने शिष्टाचार को नजरअंदाज कर दे और मू तियानबेई के साथ गाली गलौज कर लड़ाई में शामिल हो जाए। लेकिन साथ ही उसके दिल के अंदर भी बेतहाशा धड़कन हो रही थी। डर था कि यूची को वास्तव में इस तरह से शिकार बना लिया जाएगा, क्योंकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले की शक्ति ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस से कहीं अधिक है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो दोनों की शक्तियां और स्थितियां बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं हैं। यदि यूनचे वास्तव में स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में गया था, तो यह ज्ञात था कि उसकी गहन खेती की स्थितियां कितनी गुना बेहतर होंगी होना। हालांकि कैंग यू को इस तरह की चिंता बिल्कुल नहीं थी। वह थोड़ा मुस्कुराए और बोली, भले ही यूची ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य है, लेकिन ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की स्थापना का मूल उद्देश्य साम्राज्य में अनगिनत युवा गहन चिकित्सकों के लिए एक साधना स्थल प्रदान करना है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। शिष्य को जाने या रहने की स्वतंत्रता के साथ। फोर्ट मास्टर म्यू के शब्द पहले से ही काफी स्पष्ट हैं। अगर यूनची का दिल इससे प्रभावित होता है और वह आपके स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में शामिल होने के लिए ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस छोड़ने को तैयार है, तो हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हा 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 हा, मू तियानबेई जोर से हंसे। अच्छा, जैसा कि प्रसिद्ध ब्लू मून प्रिंसेस से अपेक्षित था, आप न केवल अफवाहों की तरह नेक हैं, बल्कि काफी साहसी भी हैं। युवा मास्टर यू, आपने ये स्पष्ट रूप से सुना है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इससे सहमत नहीं हैं। जब तक आप हमारे स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में शामिल होने के इच्छुक हैं, मुझे परवाह नहीं होगी कि क्या होगा, भले ही पूरा ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस इसे रोकने के लिए आ जाए। हाँ, फोर्ट मास्टर म्यू को ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनचे मंद हंसे जब उसकी नजर उस पर पड़ी। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस केवल शिष्यों को 20 वर्ष की आयु तक रहने की अनुमति देता है, इसलिए मुझे देर सबेर वहां से जाना होगा। लेकिन भले ही ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस मुझे अभी निष्कासित कर दे, फिर भी मैं आपके स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले में कभी शामिल नहीं होऊंगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि आपका स्वर्गीय भाला थंडरफायर किला शक्ति में कमजोर है, लेकिन एक फोर्ट मास्टर के साथ जो ये भी नहीं जानता कि सम्मान क्या होता है और संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले मानव भाषण को भी नहीं समझता है, भले ही उसकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी यह गर्म हवा से भरा एक तीसरे दर्जे का स्थान होगा। मेरे लिए न जाना ही बेहतर है। एक बार जब ये शब्द बाहर आए, तो माहौल तुरंत शांत हो गया। जब किन वुशान, जो मूल रूप से क्रोध से भरे हुए थे, ने ये सुना, तो अब क्रोधित न होने और लापरवाह महसूस करने के बजाय वह भयभीत हो गए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यूनचे पूरे देश में प्रसिद्ध मू तियानबेई का सामना करते समय इस तरह से बोलने की हिम्मत करेगा। जहाँ तक कैंग यू की बात है, वह केवल थोड़ी आश्चर्यचकित थी क्योंकि वह यूनचे को समझती थी, जो कभी भी किसी को नाराज करने से नहीं डरती थी। सच कहूँ तो ये संतुष्टि कितनी तेजी से आई, इसे चुपचाप सहने की कोई जरूरत नहीं थी। वह कभी भी अपमान सहने को तैयार नहीं होगा। मू तियानबेई ने सोचा था कि एक मौका था कि यूनचे उसे अस्वीकार कर देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस छोटे से जूनियर के पास इस तरह की बदतमीजी करने की गुस्ताखी होगी, और यहाँ तक कि अपने शब्दों में इस तरह के अपमान को भी लाएगा। जैसे ही उसका रंग गहरा हो गया, उसने अपनी दोनों भौहें सिकोड़ ली। यंग मास्टर यू, आपने पहले क्या कहा था? ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा, एक फोर्ट मास्टर के साथ जो ये भी नहीं जानता कि सम्मान क्या है और संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले मानव भाषण को भी नहीं समझता है, भले ही उसकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह केवल तीसरे दर्जे की जगह होगी गर्म हवा। मेरे लिए न जाना ही बेहतर है। यूनचे ने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ मू तियानबेई की दमनकारी निगाहों का सामना किया और अपने शब्दों को एक बार फिर से दोहराने के लिए अपना मधुर समय लिया। मुझे यकीन है कि इस बार फोर्ट मास्टर म्यू ने मुझे सही ढंग से सुना है। जैसे कि उसकी छाती में हवा का एक गोला था जो अभी अभी फटा था, म्यू तियानबेई का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया क्योंकि उसके चेहरे की मांसपेशियां एक गईं। भले ही हेवनली स्पीयर थंडरफायर किला 4 प्रमुख संप्रदायों तक नहीं पहुंच सका,
फिर भी कोई भी नहीं था जो उन्हें उकसाने की हिम्मत कर सके और अधिकांश लोग उन्हें चूसने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक छोटे से जूनियर ने वास्तव में उनके सामने बिना किसी रोक टोक के और न ही अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना भव्य फोर्ट मास्टर का मजाक उड़ाया था। उसने कातर दृष्टि से धीमी आवाज में कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, आपसी भावना है। यूचे अतुलनीय रूप से शांत थे। आप मेरे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को नीचे देखते हैं और मैं भी आपके स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। ये हमें सम बनाने के लिए ही होता है। यदि फोर्ट मास्टर म्यू के पास चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है, तो आप अभी वापस जा सकते हैं। हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस में मेरे शामिल होने का मामला, आपको इसे भविष्य में नहीं लाना चाहिए। मेरी नजर में ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस से 10 लाख गुना बेहतर है। फोर्ट मास्टर, आपका जिक्र तक न करें, व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ रहे हैं। भले ही पूरा संप्रदाय मेरे सामने घुटने टेक दो, फिर भी मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर कभी सहमत नहीं होऊंगा। युनचे के संक्षिप्त कुछ शब्दों में विनम्रता का कोई निशान नहीं था, क्योंकि उन्होंने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के प्रति मूर्तियानबेई द्वारा किए गए तिरस्कार और उपहास को वापस लौटा दिया था। जब ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के प्रति युनचे की भावनाओं की बात आती है, तो वास्तव में उसके मन में इसके लिए इतनी मजबूत भावनाएं नहीं थी। अगर उन्हें निष्कासित भी कर दिया जाए तो भी वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। ये ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के कारण नहीं था कि उसने निडर होकर पलटवार किया था, बल्कि कैंग्यू ने किया था। यदि यह हेवनली स्वॉर्ड विला नहीं होता, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इच्छानुसार हमला नहीं कर सकता, तो मूर्तियानबेई ने निश्चित रूप से युनचे को तुरंत मार डाला होता। मुस्कुराने के लिए बहुत गुस्से में उसने दृढ़ता से युनचे पर अपनी नजरें गड़ा दी। कितना अच्छा छोटा घमंडी जूनियर है। तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे मूल रूप से आपकी प्रतिभा के कारण आप पर दया आ गई थी और मैं कल यानर से आपके साथ नरमी बरतने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब कल आएगा तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम में अभी भी मेरे सामने अहंकारी होने की ताकत है। चलो चलें। मूर्तियानबेई ने मुड़ने और जाने के लिए अपनी आस्तीन पलटने से पहले जोर से खर्राटे लिए। म्यूजियो ने गई और म्यूजियो ने ज्ञान उसके ठीक पीछे चले। ठीक उसी समय जब वे आंगन से बाहर निकलने वाले थे, म्यूजियो ने ज्ञान ने पलटकर युनचे की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान प्रकट की। युनचे के जवाबी उपहास ने स्वाभाविक रूप से किन्वुशान की कुछ बड़ी खुशी को कम कर दिया। वह युनचे से बेहद प्रभावित हुआ, लेकिन वह पहले से भी अधिक चिंतित था। उसने धीरे से आह भरी, युनचे, तुम पहले बहुत आवेगी थे। आप उसे सीधे तौर पर मना कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे नाराज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब से ये हुआ, कल का मैच, निश्चिंत रहे पैलेस चीफकिन, युनचे ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, इस रैंकिंग टूर्नामेंट में मेरे पास केवल एक ही सच्चा प्रतिद्वंद्वी है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस सच्चे प्रतिद्वंद्वी से मिलने से पहले हार जाऊं। जहां तक कल के म्यूजियो ने ज्ञान की बात है, मुझे खतरे में डालने के बारे में भूल जाओ। उसके पास मेरी असली ताकत का उपयोग करने की योग्यता भी नहीं है। रात बीतने के बाद एक नए दिन की शुरुआत हुई। नए मैच भी आसन थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन पूरा स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था और 16वें राउंड के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। फिलहाल इस ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की मैच प्रगति अभी भी मानक के अनुरूप है। यदि किसी को किसी असामान्य घटना के बारे में बात करनी है, तो वह सुपर डार्क हॉर्स युनचे होगी। जहां तक रैंकिंग टूर्नामेंट के अंतिम परिणामों की बात है, तो ये पहले दिन के गहन मूल्यांकन समारोह के दौरान हर किसी के दिल में पहले से ही तय था। पहला स्थान अनिवार्य रूप से लिंग युन का होगा। दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर अभी भी फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड, जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले के बीच लड़ाई होगी। किसी भी अन्य संप्रदाय के पास प्रतिद्वंद्विता में प्रवेश करने की योग्यता ही नहीं थी। 16 का राउंड कल के 32 के राउंड की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक और तनावपूर्ण होना तय था। राउंड ऑफ 16, पहला मैच, ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युनचे बनाम हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस के म्यूजियो ने ज्ञान। इससे पहले कि म्यूजियो ने ज्ञान मंच पर चढ़े, मूर्तियानबेई ने उसे धीमी आवाज में आदेश दिया, उसे यानर को पंगु बना दो। एक रात बीत गई, लेकिन उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। फोर्ट मास्टर बनने के बाद युनचे पहला व्यक्ति था जिसने जोर जोर से उसका अपमान करने का साहस किया, और इससे उसकी नाराजगी बहुत गहरी हो गई। निश्चिंत रहे पिताजी, मैं उसे फिर कभी खड़े होने के बारे में सोचने भी नहीं दूंगा। म्यूजियो ने ज्ञान ने लापरवाही से ऐसा कहते हुए मुस्कुरा दिया। स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना में युनचे और म्यूजियो ने ज्ञान विरोधी पक्ष में खड़े थे। म्यूजियो ने ज्ञान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और हल्के आकस्मिक रुख के साथ व्यंग्य किया,
जैसे कि उसके सामने युनचे एकमात्र शिकार था जो पहले से ही उसके हाथों के चंगुल में था। हालांकि युनचे शांति का क्षेत्र था। पिछली रात किन वुशांग ने उनसे विस्तार से बात की थी कि हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले को हेवनली स्पीयर संप्रदाय और थंडरफायर संप्रदाय में विभाजित किया गया था। थंडरफायर संप्रदाय गहन ऊर्जा को वज्र की आग में बदलने में सक्षम था, साथ ही इसे विस्फोटित करने में भी सक्षम था, जिससे बेहद जबरदस्त घातकता सामने आती थी। साथ ही थंडरफायर संप्रदाय ने हमेशा विभिन्न प्रकार के निर्मित उच्च श्रेणी के आग्नेयास्त्रों और नियंत्रण क्षमताओं को भी आगे बढ़ाया है। 1 दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के खतरनाक प्रत्येक थंडरफायर संप्रदाय के शिष्य के शरीर पर आग्नेयास्त्र छिपाए गए थे, यहाँ तक कि संभवतः कई दसियों से अधिक अतुलनीय खतरनाक प्रकार थे जिनसे कोई भी पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकता था। गहन ऊर्जा को वज्रपात में बदलने के संबंध में यूचे को वास्तव में इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि म्यूजियोनिज्ञान के शरीर पर मौजूद आग्नेयास्त्र वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। उनके अनगिनत जीवन और मृत्यु के अनुभवों ने उन्हें बताया कि अगर कुछ भी समझने में असमर्थ है, विशेष रूप से खतरनाक मूल में से एक, तो म्यूजियोनिज्ञान का सामना करते समय वह जो सबसे सुरक्षित कदम उठा सकते थे, वह किसी ऐसी चीज का पूरी तरह से गला घोंटना होगा जो कम से कम समय में खतरनाक हो सकती है। तो उनके लिए यह मैच एक ऐसा मैच था जिसका परिणाम पलक झपकते ही तय हो जाता था। मैच शुरू जैसे ही लिंग वगौ की आवाज गिरी, म्यूजियोनिज्ञान ने अपने दोनों हाथ उठाए और सभी 10 उंगलियां खोल दी। 10 बैंगनी लाल रंग की बिजली की गेंदें तुरंत उसकी उंगलियों पर संघनित हो गईं। इसके चटकने की आवाज से कोई भी डर से कांप उठेगा। उसने क्रूर मुस्कान के साथ यूचे की ओर देखा। यूचे, मेरी वज्रपात के तहत एक अच्छा चिल्लाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन काल में मेरे स्वर्गीय स्पीयर थंडरफायर किले का अपमान करने की कीमत याद रखूंगा। युनचे ने कोई उत्तर नहीं दिया। भारी तलवार को कसकर पकड़ने पर उसकी छाया चमक उठी। हवा के तेज झोंके की तरह उसने सीधे म्यूजियोनिज्ञान पर धावा बोल दिया। म्यूजियोनिज्ञान ने अपने दोनों हाथ हिलाए। घनीभूत गहन ऊर्जा की 10 थंडरफायर गेंदों ने अलग अलग प्रक्षेप पथों के साथ यूचे पर उड़ान भरी। यूचे फिर भी चकमा नहीं दिया या भाग नहीं गया और सीधे आगे बढ़ गया। इस कार्रवाई के कारण म्यूजियोनिज्ञान को उपहास करना पड़ा। तो फिर मरो, विस्फोट करो। बूम बूम बूम। 10 थंडरफायर गेंदें एक साथ फट गईं और विनाशकारी थंडरफायर की चमक ने क्षण भर के लिए यूचे के छायाचित्र को डुबो दिया। इससे पहले कि म्यूजियोनिज्ञान हंसना शुरू कर दे, उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि जैसे ही थंडरफायर गेंदों में विस्फोट हुआ, यूचे की छाया उस स्थान से गायब हो गई थी। बाद की छवि, उसके ठीक बाद उसे अचानक अपनी आंख के कोने से एक छाया की चमक का एहसास हुआ। युनचे अचानक उसके पास आ गया था और उससे 2 कदम भी दूर नहीं था। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ स्थान बदलता है, भले ही वे इसे बचाव के लिए तुरंत प्रतिक्रिया कर सके, तो वे अनिवार्य रूप से लड़खड़ा जाएंगे। हालांकि म्यूजियोनिज्ञान न केवल घबराया, बल्कि वह बुरी तरह हंसा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि उसने अचानक अपनी गहन ऊर्जा को उकसाया था। 3 बैंगनी लाल रंग के तीर अचानक उसके कंधे से निकले और सीधे यूचे के चेहरे पर लगे। आह! पूरा स्वॉर्ड डिस्को अरेना चीख पुकार से गूंज उठा। कैंग यू चिल्लाते हुए और भी अधिक घबरा गई। यह इतनी करीब दूरी पर था और आमने सामने की टक्कर भी थी जो पूरी तरह से अप्रत्याशित थी, जिससे 3 थंडरफायर तीर निकल गए। भले ही कोई अमर हो, ये निश्चित नहीं था कि उससे बचकर निकलना संभव था या नहीं। वाह! थंडरफायर गेंदों की चमक में रहते हुए 3 थंडरफायर तीर पहले ही सीधे युनचे पर लॉन्च हो चुके थे और पूरी तरह से उसके चेहरे से गुजर गए थे। यह एक और बात की छवि थी। म्यूजियोनिज्ञान ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इससे पहले कि वह अभी अपने आश्चर्य से उबर भी पाया था, एक अतुलनीय गर्म लू ने ऊपर से हमला कर दिया। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन डांस। बूम! एक भयंकर बाज की तरह युनचे ने आसमान से झपट्टा मारा और उसकी पीठ पर बेरहमी से झुलसा देने वाला हमला कर दिया। तेज आवाज के साथ ज्वाला का एक बड़ा गुबार फूटा, जिससे आकाश धधकते हुए पृथ्वी पर छा गया। अब तक ये पहली बार था जब युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को अंजाम दिया था। दूसरे चरण की ट्रिपल शैडो चेनिंग को भूतों और देवताओं की तरह अथाह कहा जा सकता है। इसी तरह ये पहली बार था जब उन्होंने फीनिक्स फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल किया था। किसी भी संभावित अस्थिर कारकों से बचने के लिए कम से कम समय में लड़ाई खत्म करने के लिए उन सभी का इस्तेमाल किया गया था। आसमान तक फैली आग के अंदर म्यूजियोनिज्ञान की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा पतली बर्फ की तरह बिखर गई थी। उसने ताजा खून का एक बड़ा कौर बाहर निकाला और तेजी से बाहर की ओर उड़ गया। फिर वह गहन ऊर्जा अवरोध से टकराया और वापस फर्श पर लौट आया। उसके शरीर की आग नहीं बुझी।
इसके बजाय ये क्रोधित होता रहा और जलता रहा, जिससे उसके कपड़े, मांस और चीजें जल गईं। उसके शरीर पर दर्जनों छुपे हुए आग्नेयास्त्र। बैंग बैंग बैंग, बूम बूम बूम। जब आग्नेयास्त्रों में आग लग गई तो वे सभी म्यू जियोनिग्यान के शरीर पर विस्फोट कर गए, जिससे उसकी त्वचा खुल गई और मांस अलग हो गया, जिससे उसके कटे हुए मांस को पहचानना मुश्किल हो गया। उसकी मनहूस चीख बंशी की शोकपूर्ण चीख जैसी थी। यूचे ने अपनी भारी तलवार वापस ले ली और उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, इन आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जाना था, तुम्हें जाकर इनका आनंद लेना चाहिए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 219 में उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 219 में उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ। यानर मू तियानबेई की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई क्योंकि वह सीधे स्वॉर्ड डिस्कोस एरेना की ओर उड़ गया। लिंग वगो ने भी तेजी से आगे कदम बढ़ाया और अपनी गहन ऊर्जा से म्यू जियोनिग्यान पर लगी सभी लपटों को बुझा दिया। आग की लपटों के बुझने के साथ म्यू जियोनिग्यान की दुखद स्थिति सभी की आंखों के सामने आ गई। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ गया था। उसके मांस का एक बड़ा हिस्सा फट गया था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी सफेद हड्डियां उसके कंधों और घुटनों पर भी दिखाई दे रही थी। उसके आधे बाल जल गए थे और उसका चेहरा खून और खुले मांस के कारण धुंधला हो गया था। उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए दुखद एक उपयुक्त शब्द भी नहीं था। लेकिन चूंकि म्यू जियोनिग्यान के शरीर पर मौजूद आग्नेयास्त्र स्वयं नष्ट हो गए क्योंकि वे आग की लपटों से प्रज्वलित हुए थे, न कि गहन ऊर्जा से, विस्फोटों की शक्ति वास्तव में बड़ी नहीं थी। हालांकि म्यू जियोनिग्यान को बाहरी तौर पर बेहद गंभीर चोटें लगी, लेकिन उसकी आंतरिक चोटें वास्तव में काफी हल्की थी। कम से कम वह अपंग नहीं होगा। हालांकि उनकी गंभीर बाहरी चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा और उसके चेहरे सहित उसके पूरे शरीर पर अनगिनत बदसूरत निशान बचे होंगे। म्यू तियानबेई ने गहन ऊर्जा अवरोध को पार करते हुए म्यू जियोनिग्यान के शरीर के सामने प्रवेश किया। अपने घावों का निरीक्षण करने के बाद उसने राहत की सांस ली और फिर यूचे को बेहद नफरत से देखा। हालांकि उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। म्यू जियोनिग्यान को, जिसका पूरा शरीर ताजा खून से टपक रहा था, ले जाते हुए वह स्वॉर्ड डिस्कोस एरेना से नीचे चला गया। म्यू जियोनिग्यान की वर्तमान दुखद स्थिति मूल रूप से उसके शरीर पर छिपे आग्नेयास्त्रों के कारण हुई थी। हर किसी की चौकस निगाहों के तहत अगर वह यूचे को कोई परेशानी पहुंचाता तो उसे साइट पर सभी लोग नीची नजर से देखते। और लिंग वगो भी मंच पर था, इसलिए वह संभवतः यूचे के साथ कुछ नहीं कर सका। बिना किसी विकल्प के मंच से नीचे जाते समय उसका हृदय मौन क्रोध और घृणा से भर गया। हालांकि यूचे पर निर्देशित हत्या का इरादा बर्फीली खाई की तरह ठंडा था। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के यूचे जीते। वह कल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। म्यू तियानबेई द्वारा म्यू जियोनिग्यान को मंच से नीचे लाए जाने के बाद लिंग वगो ने जोर से मैच के नतीजे की घोषणा की। पिछले ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट की प्रगति के अनुसार मैचों की प्रगति जितनी आगे होगी, भाग लेने वाले शिष्य उतने ही मजबूत होंगे। प्रत्येक लड़ाई और भी अधिक तीव्र हो जाएगी और प्रत्येक मैच में लगने वाला समय भी स्वाभाविक रूप से लंबा होगा। ये राउंड ऑफ 16 का पहला मैच था। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या ये परम गुप्त घोड़ा यूचे वास्तव में एक बार फिर इस मैच में विजयी हो सकता है और स्वप्न में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर सकता है। बहुत से लोग यह विश्वास करने को तैयार थे कि उसके पास एक बार फिर से जीत हासिल करने की संभावना होगी। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जीत जाएगा। ये द्वंद्व उसी क्षण समाप्त हो गया जब ये शुरू हुआ था। यह इतना तेज था कि उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। लिंग वगो द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद ही उन्होंने अपने आश्चर्य के बीच इस अविश्वसनीय वास्तविकता को स्वीकार किया। पिछले दिन जियो नान, जो स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के छठे स्तर पर था, को हराने के बाद यूचे ने एक बार फिर म्यू जियोनिग्यान को हराया, जिसके पास स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर की ताकत थी, कुछ ही सेकंड में निम्नलिखित दिन। हालांकि म्यू जियोनिग्यान की दुखद स्थिति उसके शरीर पर आग्नेयास्त्रों के विस्फोट के कारण थी। जो लोग काफी बुद्धिमान थे वे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि आग्नेयास्त्रों के विस्फोट के बिना भी म्यू जियोनिग्यान पहले ही पूरी तरह से हार चुका था। वे दो अजीब और अप्रत्याशित बाद की छवियां और वह आश्चर्यजनक और जबरदस्त अग्नि विस्फोट हमला। साइट पर मौजूद मजबूत विशेषज्ञों ने अपने आश्चर्य में एक बार फिर महसूस किया था कि उन्होंने यूचे को पूरी तरह से कम करके आंका था। उस समय जब यूचे अपनी लगातार लेवल स्किपिंग जीत हासिल कर रहा था, तो वह वास्तव में अपनी असली क्षमताओं को छिपा रहा था और केवल इस मैच तक उसने एक त्वरित और निर्णायक जीत हासिल करने के लिए हिमशैल का एक्टिव प्रकट किया था।
वास्तव में हमारे ब्लू विंड एम्पायर के भीतर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सीमाओं को मैं भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता। हर बार जब मुझे लगता था कि वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, तो वह हमेशा एक बार फिर मुझे आश्चर्यचकित कर देता था। लिंग यूफेग अपने शांत चेहरे पर सदमे के साथ खड़ा हो गया। वास्तव में ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर रहते हुए ऐसी शक्ति को उजागर करने में सक्षम होने के लिए ब्लू विंड एम्पायर के बारे में भूल जाओ। मैंने पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में ऐसा करने में सक्षम किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। वह कैसा राक्षस है और कौन सा सर्वोच्च व्यक्ति उसका स्वामी है। उसका वह गुरु वास्तव में ऐसे शिष्य का पालन पोषण करने में सक्षम है। लिंग यूफेग के विस्मयादिबोधक ने स्वाभाविक रूप से यूची को अत्यधिक उच्च मूल्यांकन दिया। लिंग यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और अचानक पूछा, पिताजी, जो आंदोलन कौशल उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, उसे उन्होंने कैसे पूरा किया? जब कोई अपने शरीर को हिलाने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह न केवल गहन ऊर्जा की स्पष्ट तरंगे लाएगा, बल्कि बाद की छवि और वास्तविक शरीर के बीच भी स्पष्ट अंतर होगा। हालांकि उन्होंने 3 छवियां बनाई, फिर भी मुझे किसी गहन ऊर्जा तरंग का संकेत भी महसूस नहीं हुआ, और ये 3 छवियां पूरी तरह से समान थीं, और उन्हें वास्तविक से अलग करना मूल रूप से असंभव था। मैंने इतना अजीब गहन आंदोलन कौशल कभी नहीं देखा। लिंग यून के शब्दों के कारण लिंग यूफेग क्षण भर के लिए मौन की स्थिति में आ गया और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। तुम्हारे पिता भी उनमें स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पा रहे थे क्या? लिंग यून की नजरें लिंग यूफेग की ओर गईं और उसके चेहरे पर सदमे का एक संकेत झलक गया। वह आदमी वास्तव में फिर से जीत गया, और वह वास्तव में आग में हेरफेर करने में सक्षम है। बड़े भाई, क्या आप पहचान पाए कि वह किस तरह की आग से खेल रहा था? उसके बाएं हाथ के झटके से आग की लपटों का एक गोला फेन जुएबी की हथेली के ऊपर जल गया। उसने आग के गोले की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, ये और कुछ नहीं बल्कि गहरी लपटों का निम्नतम स्तर है। वास्तव में हमारे बनिंग हेवन कबीले के सामने आग से खेलने के लिए वह मूल रूप से हमें कम आंक रहा है। फेन ज्यूचेन की अभिव्यक्ति तिरस्कार के साथ कहते हुए डूब गई। फेन जुएबी ने अपनी हथेली पर फूंक मारी, जिससे आग का गोला सीधे बुझ गया। फिर उन्होंने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात। फेन ज्यूचेन ने भौहें चढ़ा दी। क्या बड़े भाई भूल गए? इस मैच में अपनी जीत का दावा करने के बाद आपको क्या लगता है कि कल उनका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? फेन जुएबी की आवाज धीमी थी और उसकी मुस्कान और भी भयावह होने लगी थी। फेन ज्यूचेन की आंखें घूम गईं और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह आप है, ये सही है, हा 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 हा। फेन जुएबी बेतहाशा हंसने लगे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं छोटे ग्रुप मैचों में उसका सामना करने में सक्षम नहीं था, लेकिन मैं वास्तव में एलिमिनेशन राउंड में उसका सामना करने जा रहा हूँ। ये दुनिया बहुत अद्भुत है। यह मूल रूप से मुझे और बड़े भाई को स्वर्ग द्वारा दिया गया एक उपहार है। आइए मैं व्यक्तिगत रूप से इस तथाकथित प्रतिभा को समाप्त करता हूँ। मैं उस व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए अपनी छाया छोड़ दूंगा जो बड़े भाई को अपमानित करने का साहस करता है। राउंड ऑफ 16 की शुरुआत एक ऐसे द्वंद्व से हुई जो सभी की उम्मीदों से बढ़कर था, और इसके तुरंत बाद दूसरा मैच भी ऐसा था जिसने दर्शकों को चौंका दिया। लिंग जी ने अपने से 2 स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही प्रहारों से आसानी से हरा दिया। इसी तरह बिजली की गति से मैच समाप्त हुआ। पूरी प्रक्रिया के दौरान महज 4 से 5 बार मारपीट हुई। तीसरा मैच फेन जुएबी ने आसानी से जीत हासिल की। चौथा मैच लिंग फेग्यू जीता। 5वां मैच प्रतिद्वंद्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लिंग यू ने तुरंत जीत हासिल की। छठा मैच शुई वुशुंग का मुकाबला उसी संप्रदाय के वू जुएक्सिन से हुआ। एक रोमांचक लड़ाई के बाद शुई वुशुंग ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। 7वां मैच ज़िया क्विंग्यू ने जीत हासिल की। 8वां मैच जियो कुंगली ने उसी संप्रदाय के जियो जेन के साथ लड़ाई की और मामूली अंतर से जीत हासिल की। इस प्रकार 16 का राउंड समाप्त हुआ और इस रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 8 थे दृढ़ निश्चय वाला। 16वें राउंड के समापन के बाद कल क्वार्टर फाइनल की मैच व्यवस्थाएं भी गहरे पत्थर के केंद्र में प्रकट की गईं। पहला मैच ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के ऊंचे बनाम बनिंग हेवन क्लैन के फेन जुएबी। दूसरा मैच हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंगजी बनाम हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग फेयू। तीसरा मैच हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग यून बनाम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के शुई वुशुंग। चौथा मैच फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के ज़िया क्विंग्यू बनाम जियो सेट के जियो कुंगली। जैसे जैसे रैंकिंग टूर्नामेंट आगे बढ़ा, जिन 8 लोगों को निर्धारित किया गया वे ब्लू विंड साम्राज्य की वर्तमान युवा पीढ़ी की सबसे मजबूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन 8 में 4 प्रमुख संप्रदायों के कुल 7 शिष्य थे।
युनचे, एकमात्र व्यक्ति जो 4 प्रमुख संप्रदायों से संबंधित नहीं था, स्पष्ट रूप से विशेष रूप से चमकदार था। रैंकिंग टूर्नामेंट के समापन का 4 प्रमुख संप्रदायों के बीच सत्ता संघर्ष में बदलने का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया था, जबकि यूचे निस्संदेह इस रैंकिंग टूर्नामेंट में सबसे अप्राकृतिक अस्तित्व बन गया था। जैसे ही उन्होंने शीर्ष 32 में प्रवेश किया, रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद उनका नाम दूर दूर तक फैलना तय था और ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस अंततः उनके कारण अपनी निराशा को बाहर निकालने में सक्षम हुआ, जिससे उन्हें अपना सम्मान वापस पाने में मदद मिली और अधिक अभ्यासकर्ताओं को उनके साथ जुड़ने के लिए आकर्षित किया। शीर्ष 8 में प्रवेश करने का मतलब ये भी है कि हमने रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद हेवन बेसिन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के लिए अपनी योग्यता सुरक्षित कर ली है। ये बस एक सपने जैसा लगता है। आंगन में लौटते हुए किन वुशांग ने आकाश की ओर देखा और लगातार आहें भरी। ये वास्तव में एक ऐसा परिणाम था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। स्वर बेसिन गुप्त क्षेत्र, वह क्या है? ज़ेया युवानबा ने उत्सुकता से पूछा। यह अफवाह है कि यह प्राचीन युग के एक रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा खोला गया एक स्वतंत्र स्थान है। इसके अंदर अनगिनत अवसर और खजाने छिपे हुए हैं। ये हर 3 साल में एक बार खुलता है और जो लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें हमेशा महान पुरस्कार प्राप्त होंगे। कैंग यू ने बड़ी लालसा से कहा। पैलेस चीफ किन, रैंकिंग टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद आप यूचे के साथ हेवन बेसिन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ये बहुत अच्छा है, ये सही है। किन वुशांग मुस्कुराए। दुर्भाग्य से सौभाग्य पैलेस चीफ डोनफेंग पर नहीं पड़ा। वह वास्तव में इस बार यहाँ हमारे पीछे नहीं आए। उसने हमेशा सपना देखा था कि वह कम से कम एक बार पौराणिक स्वर बेसिन गुप्त क्षेत्र की जांच करने में सक्षम हो, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए मैंने भी नहीं सोचा था कि यूचे वास्तव में इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। उसने यूचे को गहराई से देखा और कहा, उच्च स्तर की गहन शक्ति वाले किसी को चुनौती देना असामान्य नहीं है, लेकिन अंतिम चरण में स्पिरिट प्रोफाउंड रियल की ताकत वाले किसी व्यक्ति को ट्रू प्रोफाउंड रियल की ताकत से हराना, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी है। मुझे नहीं पता कि आपने इसे पूरा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई। यह आपकी प्रतिभा हो सकती है या यह आपके द्वारा प्राप्त अवसर हो सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं कि इस रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद आपका नाम पूरे ब्लू विंड एम्पायर या यहाँ तक कि पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में फैल जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकता, ठीक है? यूचे ने लापरवाही से कहा। नहीं, मैंने जो वर्णन किया है यह उससे कहीं अधिक अतिरंजित होगा। अगर आपने जबरदस्त ताकत से जीत हासिल की है तो ये जानने के लिए बस कुछ नई खबर होगी। हालांकि ट्रू प्रोफाउंड दायरे में सिर्फ ताकत के साथ लगातार जीत हासिल करना, इसने इतिहास को पूरी तरह से तोड़ दिया है और यहाँ तक कि हर किसी की समझ से भी आगे निकल गया है। वर्तमान में 4 प्रमुख संप्रदायों सहित सभी संप्रदाय पहले से ही आपको निशाना बना रहे हैं, आपके व्यक्तिगत इतिहास की जांच कर रहे हैं, आपके जीवन से संबंधित सभी जानकारी की तलाश कर रहे हैं। टूर्नामेंट के बाद निश्चित रूप से कई लोग आपको अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे, जैसे म्यू तियानबेई ने किया था। रहने या छोड़ने के आपके निर्णय में हस्तक्षेप करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप इसे याद रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका सामना कर रहे हैं। उस व्यक्ति को उस तरह अपमानित न करें जैसे आपने कल किया था, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप अपमानित करते हैं वह आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। कल आपने म्यू तियानबेई के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और आज आपने उसके बेटे म्यू ज़ियोनेग्यान को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। इस स्वर्गीय तलवार विला के भीतर वह आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट के बाद हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस के पास हेवन बेसिन सीक्रेट दायरे में भी प्रवेश करने की योग्यता हो सकती है। जब वह समय आएगा तो मुझे संदेह है कि वे बदला लेने का अवसर नहीं लेंगे। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि पैलेस प्रमुख किन क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि मैं दूसरों को अपमानित करने से कभी नहीं डरता, लेकिन मैंने कभी भी दूसरों को यूं ही नाराज नहीं किया है। अगर म्यू तियानबेई ने कल हमारे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का उपहास नहीं किया और न ही ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का मजाक उड़ाया, तो मैंने भी उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की होती। म्यू ज़ियोनेग्यान को गंभीर रूप से घायल करना भी जानबूझकर था, लेकिन चूंकि मैंने ये पहले ही कर लिया है, इसलिए मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। अगर वह बदला लेना चाहता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। युनचे के होठों का कोना हिल गया और एक खतरनाक ठंडी मुस्कान की ओर मुड़ गया। कौन किसके हाथों पीड़ित होगा यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ये जानते हुए कि वह युनचे को मनाने में असमर्थ था, किन वुशांग ने बसाह भरते हुए कहा, आपको कल के मैच में निश्चित रूप से सतर्क रहना होगा।
हालांकि फेन जुएबी की गहन शक्ति का स्तर म्यूजियोनिज्ञान के समान है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे बनिंगहेवन कबीले की गहन कलाएं विरासत में मिली हैं। उसकी क्षमताओं को म्यूजियोनिज्ञान से कुछ स्तर ऊपर कहा जा सकता है। और फेन जुएबी नाम का ये व्यक्ति निर्दयी, क्रूर है और अपने विरोधियों को अपमानित करना पसंद करता है, जिस कारण से फेन ज्यूचेन ने बनिंगहेवन कबीले को छोड़ दिया और फेन जुएबी पर प्रतिशोध लेने पर इतना ध्यान केंद्रित किया। वह उसके द्वारा पराजित होने के बाद प्राप्त हुई भारी शर्म के कारण था। जब आप उसके साथ मारपीट कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। फेन ज्यूचेन की अभिव्यक्ति, जो हत्या के इरादे से भरी थी, यूचे के दिमाग में कौंध गई। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए, ऐसी आवाज में जिसे केवल वह सुन सकता था, अपने आप में बुदबुदाया, हम विरोधियों को अपमानित करना, मैं भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हूँ। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 220 यूचे वीएस फेन जुएबी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 220 यूचे बनाम फेन जुएबी। आज का तलवार प्रवचन अखाड़ा एक अजीब तरह के माहौल से भरा हुआ था। विशेषकर बनिंगहेवन कबीले के सदस्य, उनके रंग रूप बहुत भद्दे थे। क्वार्टर फाइनल का पहला मैच यूचे बनाम फेन जुएबी था। हालांकि यूचे ने अपने पिछले हर मैच में लोगों को बार बार आश्चर्यचकित किया था, लेकिन अधिकांश दर्शकों के लिए यह प्रतियोगिता अभी भी बिल्कुल भी रहस्यपूर्ण नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि बार बार चौंकने के बाद भी वे यूचे को अवमानना की दृष्टि से देखते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख पदों की छवि लंबे समय से गहराई से जमी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यह मैच जीतना ही होगा। युआंगे को फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के जिया क्विंग्यू ने हराया था और जेनेर को लिंगयुन के खिलाफ जाने का दुर्भाग्य था। हम सभी में से जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुका है, वह केवल आप ही हैं। ऐसा लगता है कि इस सत्र में ये तथ्य अनिवार्य रूप से तय हो गया है कि हम अभी भी 4 प्रमुख संप्रदायों में से चौथे स्थान पर हैं। लेकिन अगर आप इस यूनचे बववा से हार गए तो हम शीर्ष 4 में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे और केवल 5वें स्थान पर रह पाएंगे। हमारे बनिंगहेवन कबीले के लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य अपमान है। आप समझते हैं, फेन मोली ने भारी भाव से कहा। कल के 16वें राउंड में बनिंगहेवन कबीले के मुख्य शिष्य, उनके अंतिम पोते फेन जिन को लिंगयुन के खिलाफ जाने का दुर्भाग्य था, इसलिए उन्हें समय से पहले मंच छोड़ना पड़ा। इससे वह अचानक बेहद दबाव महसूस करने लगे। वह 4 प्रमुख संप्रदायों की रैंकिंग में सबसे नीचे रहना स्वीकार कर सकता था। आखिरकार इन सभी वर्षों से मूल रूप से ऐसा ही था। लेकिन अगर उन्हें चौथे स्थान से बाहर रखा गया, यह एक ऐसा मामला था जो कई सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ था। ये पूरे बनिंगहेवन कबीले को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वह इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और क्वार्टर फाइनल का पहला मैच ही वह लड़ाई थी जिसने उस नतीजे का फैसला किया। यदि वे यूनचे को हरा देते हैं तो बनिंगहेवन क्लैन शीर्ष 4 में प्रवेश कर जाएगा और शीर्ष 3 में जगह बनाने की भी संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर वे हार गए, निश्चिंत रहे महान बुजुर्ग, यूनचे और मेरे अलावा 6 लोगों में से किसी से भी मिलने पर मुझे सावधानी से मैच पर विचार करना होगा। लेकिन ये यूचे, फेन जुएबी अत्यधिक तिरस्कार के साथ हंसे। कचरा जो यहाँ आने के लिए पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था, वो यहाँ नहीं आता, यहाँ तक कि मेरे विरुद्ध जाने की योग्यता भी रखते हैं। अगर मैं उसे हरा भी नहीं सकता तो सचमुच मेरे पास जीवित रहने के लिए चेहरा भी नहीं है। फेन मोली ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि यूनचे ने जो ताकत दिखाई थी वह अगले से भी अधिक चौंकाने वाली थी, फिर भी उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि फेन जुएबी हार सकता है। हालांकि उनका चेहरा अभी भी पहले जैसा तनावपूर्ण था और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। आप अपने आप में आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह से बहुत अधिक अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी आंखों को धोखा देगा। इसके अलावा जब यूनचे के खिलाफ जा रहे हो तो आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। कल उसने अचानक एक विचित्र और अप्रत्याशित आंदोलन कौशल प्रकट किया जिसे मैं भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। इतना ही नहीं, वह आग को भी नियंत्रित कर सकता है और यह निश्चित नहीं हो सकता कि उसमें हमारी जलती हुई स्वर्ग की आग को रोकने की क्षमता नहीं है। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि उसने अपनी असली ताकत पूरी तरह से प्रकट कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए। महान बुजुर्ग इस पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनका आंदोलन कौशल महज एक साधारण तात्कालिक विस्थापन है। इसकी तुलना संभवतः हमारे बनिंगहेवन कबीले के बनिंग फैंटम इल्यूजन से कैसे की जा सकती है। इसके अलावा भले ही उसका गहन आंदोलन कौशल 100 गुना अधिक नाजुक रूप से ठीक हो, ये तलवार प्रवचन क्षेत्र के भीतर बेकार है, जो पूरी तरह से जलती हुई स्वर्ग की आग में घिरा हुआ है, जिसमें कोई अंधा स्थान नहीं है। जहाँ तक आग पर उसके नियंत्रण की बात है, हा,
कल उसने जो आग छोड़ी वह स्पष्ट रूप से गहन आग का सबसे निचला स्तर था, तो इसकी तुलना हमारी जलती हुई स्वर्ग की आग से कैसे की जा सकती है? यदि आप कह रहे हैं कि वह संभवतः मेरी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उसकी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ। फेन जोएबी की अभिव्यक्ति पूरी तरह तिरस्कार से भरी थी। उनके शब्दों ने फेन मोली को अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने कुछ गंभीर आवाज में कहा, जोएबी, एक चीज है जिसके बारे में मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। यदि आप यह मैच हार जाते हैं, तो पूरे बनिंग हेवन कबीले को अपमानित किया जाएगा। आपको हमारे बनिंग हेवन कबीले का पापी नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह निश्चित नहीं है कि कबीला मास्टर आपको माफ कर देगा या नहीं। फेन मोली के अंतिम शब्दों ने अंततः फेन जोएबी को अपना ढुलमुल रवैया वापस लेने पर मजबूर कर दिया और उसे काफी गंभीरता से सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। महान बुजुर्गों के निर्देश है कि इस मैच में भले ही प्रतिद्वंद्वी कई गुना कमजोर हो, फिर भी मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। केवल करने के लिए जीतो, हारो नहीं। फेन जोएबी ने फेन जोएचेंग के कान के पास आकर धीरे से आधी सिकुड़ी आंखों से कहा, बड़े भाई, मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। क्या आप उसके दोनों पैरों को विकलांग कर देना चाहते हैं, उसका चेहरा जला देना चाहते हैं या उसे नपुंसक बना देना चाहते हैं? उसका चेहरा जला दो। बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देते समय फेन जोएचेंग की भौहें झुक गईं, क्योंकि मैच के दौरान इस तरह का मामला पूरी तरह से अप्रत्याशित दुर्घटना माना जा सकता है। मैं बड़े भाई को निराश नहीं होने दूंगा। फेन जोएबी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों के कोने को चाटा। वह चुपचाप कुटिलता से हंसा। मेरे लिए ये कहने के बजाय कि यह एक प्रतियोगिता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यह एक एमेन अतुलनीय रूप से अद्भुत खेल है। पलक झपकते ही समय निकट आ रहा था। युनचे और फेन जोएबी ने लगभग एक ही समय में तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र में छलांग लगाए और उनके बीच 30 मीटर से अधिक की दूरी थी। युनचे की अभिव्यक्ति पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके सामने फेन जोएबी की आंखों में उसने एक स्पष्ट तिरस्कार और उपहास देखा, साथ ही साथ विकृत क्रूरता को भी अपने भीतर मिश्रित किया। युनचे के मुंह का कोना हिल गया, जैसे एक उपहास का संकेत निकला। फेन जोएबी की नजर में युनचे महज एक डिश थी जिसे वह चपटा या गोल बना सकता था, लेकिन युनचे की नजर में फेन जोएबी को एक व्यंजन भी नहीं माना जाता था। वह कल के म्यूजियोनिज्ञान जितना खतरनाक भी नहीं था। म्यूजियोनिज्ञान के विभिन्न अज्ञात आग्नेयास्त्रों ने कम से कम उसे इतना डरा दिया था कि उसने कम से कम समय में एक आश्चर्यजनक चाल से जीत हासिल करने का फैसला किया। हालांकि इस फेन जोएबी के बारे में कहा जा सकता है कि शुरू से ही यह कोई खतरा नहीं था, क्योंकि यह लड़का केवल आग से खेलता था। कहो, क्या आपको लगता है कि युनचे के लिए फेन जोएबी को हराना संभव है? क्या यह मौलिक रूप से असंभव नहीं है? जबकि फेन जोएबी की गहन ताकत कल के म्यूजियोनिज्ञान के समान है, उसकी असली ताकत एक अलग स्तर पर है। वह फेन डुआनहुन का दूसरा बेटा है। अगर फेन जोएबी वास्तव में हार जाता है, तो बनिंग हेवन कबीले को शीर्ष 4 से बाहर कर दिया जाएगा और यह निश्चित रूप से मजेदार होगा। घड़ी ऐसी बात कैसे हो सकती है? जल्दी देखो फेन जोएबी के हाथों में क्या है। वह पौराणिक स्काई प्रोफाउंड वेपन डेमन फ्लेम ब्लेड होना चाहिए। ऐसा लगता है कि फेन जोएबी युनचे को कोई भी मौका नहीं देगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बनिंग हेवन कबीले के लिए उनके पास इस मैच को जीतने और हारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। भले ही प्रतिद्वंद्वी महज टिड्डा हो, वे निश्चित रूप से पीछे नहीं हट सकते। भले ही स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना में दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ था, लेकिन माहौल एक अजीबता से भरा था जिसका वर्णन करना मुश्किल था। ये देखकर कि दोनों पहले से ही तैयार थे, लिंग वुगो ने अब और इंतजार नहीं किया और अपना हाथ लहराया। क्वार्टर फाइनल का पहला प्रदर्शन। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के युनचे बनाम बनिंग हेवन कबीले के फेन जोएबी। लड़ाई शुरू। हे, फेन जोएबी ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, यदि आपने मंच पर न आकर सीधे आत्मसमर्पण करने का फैसला किया होता, तो मुझे सचमुच नहीं पता होता कि क्या करना है। सौभाग्य से आपने मुझे निराश नहीं किया और आज्ञाकारी होकर यहाँ आ गए। यदि आप अभी समर्पण करना चाहते हैं तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन होने वाला है। टीच, युनचे ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप न केवल बदसूरत हैं, बल्कि आप इतना बकवास भी कहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बनिंग हेवन कबीला केवल 4 प्रमुख संप्रदायों में सबसे नीचे खड़ा हो सकता है। ये वास्तव में कूड़े के ढेर से बना है। अपनी जहरीली जीभ के साथ युनचे वास्तव में उसी क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। जैसे ही फेन जोएबी के ये शब्द निकले, वह तुरंत हिंसक क्रोध में आ गया। मर जाओ। फेन जोएबी के शरीर के ऊपर लाल रंग की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। फिर ये सब दानव ज्वाला ब्लेड पर केंद्रित हो गया।
लौ की चकाचौंध रोशनी आसपास के गहन ऊर्जा अवरोध पर प्रतिबिंबित हुई और अपने आकार को प्रकट किया, साथ ही एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला उच्च तापमान भी लाया। फेन जोएबी के ब्लेड के जोर के मद्देनजर ब्लेड के शरीर पर लगी आग तुरंत एक विशाल ज्वलंत बवंडर में बदल गई। एक क्रूर उग्र जानवर की तरह वह खुले हुए घातक नुकीले दांतों के साथ युनचे पर आया। इस हड़ताल के पीछे की शक्ति ने कई दसियों मीटर दर्शकों को चिंता में डाल दिया। युनचे ने तुरंत अपनी भौहें थोड़ी नीचे झुका ली और वह तुरंत पीछे हट गया। ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार तुरंत एक लहर के साथ बाहर आई और फिर बाहर की ओर घूम गई, जिससे एक अत्याचारी गहन ऊर्जा बवंडर उत्पन्न हुआ जो फेन जोएबी के ज्वलंत बवंडर से टकरा गया। एक सेकंड में युनचे की भारी तलवार की ऊर्जा बर्निंग हेवन फायर द्वारा जला दी गई। बदले में जलता हुआ स्वर परत दर परत भारी तलवार की ऊर्जा से बुझ गया। दो बलों की टक्कर के स्थान पर आग और अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत होने लगे। बूम! जोरदार विस्फोट के बाद भारी तलवार की ऊर्जा और धधकते बवंडर एक साथ नष्ट हो गए। प्रचंड तूफान ने दोनों को दूर धकेल दिया। फेन जोएबी अपनी जगह पर खड़े रहे क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति और भी खतरनाक हो गई थी। हे, आपने सचमुच मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। वास्तव में मेरी 60% ताकत वाला स्ट्राइक प्राप्त करने से ऐसा लगता है कि आपने इस स्थान तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से भाग्य पर भरोसा नहीं किया। ओह, लेकिन कितने अफसोस की बात है, मेरे सामने तो तुम अब भी कूड़ा कचरा ही हो। उसने थोड़ी सी सिकुड़ी हुई आंखों और गर्वपूर्ण मुद्रा के साथ दानव फ्लेम ब्लेड को आगे की ओर इशारा किया, जैसे कि वह युनचे को उसके जीवन का परीक्षण दे रहा हो। मैं पहले सिर्फ अभिवादन कर रहा था। मैं आपको आगे हमारे बर्निंग हेवन कबीले की बर्निंग हेवन फायर को ठीक से देखने और अनुभव करने दूंगा। यकीन मानिए, ये कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। यहाँ तक कि मरते दम तक आप शायद इसके खूबसूरत नज़ारे को कभी नहीं भूल पाएंगे। हा 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 हा। अपनी बेतहाशा हंसी के बीच फेन जोएबी अचानक तेज गति से आगे बढ़ा क्योंकि उसके शरीर और डेमन फ्लेम ब्लेड में एक बार फिर आग लग गई। उग्र छाया चित्रों की एक माला साथ लाते हुए उसने तुरंत ही ऊंचे पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वही ऊंचे से 15 मीटर की दूरी पर था, उसके शरीर पर आग की लपटें अचानक लाल रंग से नीले रंग में बदल गईं। नारंगी रंग की लौ को साधारण आग के रूप में जाना जाता था और यह सबसे कमजोर स्तर की आग थी। नारंगी आग के ऊपर लाल रंग की आग थी। मध्य निम्न स्तर की गहन लौ का रंग भी लाल था और ऊपर की लाल लौ निम्नतम स्तर से उच्चतम तक ब्लू फ्लेम, पर्पल फ्लेम, व्हाइट फ्लेम, गोल्ड फ्लेम, साथ ही अफवाह स्टार चिलचिलाती फ्लेम और किंवदंतियों की प्राइमोडियल फ्लेम थी। गहन ऊर्जा को अग्नि में परिवर्तित करते समय उसकी शक्ति कम या ज्यादा हो सकती है, लौ के रंग से निर्धारित करें। लेकिन जहां तक फीनिक्स, वर्मिलियन बर्ड और गोल्डन क्रो की विशेष लिप्टों की बात है, वे सामान्य गहरी आग नहीं थी, बल्कि वे दिव्य जानवर की व्यक्तिगत दिव्य अग्नि थी, जिनके अपने गुण और रंग थे जो उस प्रकार का पालन नहीं करते थे। प्रक्रिया का ब्लू फ्लेम गहरी आग थी जो स्कारलेट फ्लेम से एक स्तर आगे निकल जाती थी। सभी की जानकारी के अनुसार केवल वे ही जो पृथ्वी के गहन क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं इतनी उच्च स्तरीय गहन ज्वाला छोड़ने में सक्षम थे। एक बार जब यह नीले रंग की लौ निकली तो निस्संदेह इसने सभी दर्शकों को आश्चर्य से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। नीली लौ। ऐसा कहा गया है कि नीले रंग की गहन ज्वाला को प्रज्वलित करने की क्षमता रखने के लिए किसी को कम से कम पृथ्वी के गहन क्षेत्र में गहन शक्ति की आवश्यकता होती है। आग की लिप्टों के लिए फेन जोएबी की जन्मजात प्रतिभा वास्तव में इतनी ऊंची थी। वास्तव में आत्मा गहन क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर नीले रंग की गहरी लिप्टों को प्रज्वलित करने की क्षमता है। जैसा कि बर्निंग हेवन कबीले के कबीले मास्टर के बेटे से अपेक्षित था, ऐसा लगता है कि फेन जोएबी की असली ताकत का एक बार फिर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उसके द्वारा नीले रंग की गहरी लपटें प्रज्वलित करने से ऐसा लगता है जैसे यूजे के पास थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं बची है। बर्निंग हेवन कबीले के बैठने की जगह पर फेन मोली जोर से सोचते हुए धीरे से हंसा। ऐसा लगता है कि इस महान बुजुर्ग के शब्दों ने उसे डरा दिया था। वास्तव में इतनी जल्दी अपने तुरुप के पत्ते का खुलासा करना, ये बस एक छोटी सी बात को बड़ा रूप देने और मुर्गी को मारने के लिए बैलों के लिए कसाई चाकू का उपयोग करने जैसा है। आओ, मुझे तुम्हारे रोने, गिड़गिड़ाने और संघर्ष करने की आवाज सुनने दो। यूचे की बात बंद करते समय फेन जोएबी बेतहाशा हंसे। उसके शरीर पर नीले रंग की आग की लपटें अचानक फूट पड़ी, जो 1 दर्जन से अधिक अलग अलग आकार के ज्वलंत बवंडरों में फैल गईं। धधकते हुए बवंडर तेजी से हवा में जल उठे और सीधे यूचे के साथ साथ गहन ऊर्जा अवरोध के भीतर हर कोने तक फैल गए। ऐसा लगता था मानो वह गहन ऊर्जा अवरोध के भीतर की जगह को पूरी तरह से ढक देना चाहता हो और आसपास के वातावरण को बिना किसी अंधे धब्बे के नीले रंग की आग के समुद्र में बदल देना चाहता हो।
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।